हेलो नमस्कार दोस्तों, एमएस फिजिक्स पॉइंट में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच पिछले सालों जो रेलवे के विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम हुए हैं, विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशन हुए हैं, उसमें जो प्रश्न पूछा गया है वो आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। कह सकते हैं प्रीवियस ईयर में पूछा गया जो भी विभिन्न प्रकार के 2018 के एग्जामिनेशन में जो भी एग्ज़ाम में हुआ, ये परीक्षा हुआ, विभिन्न प्रकार के जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो प्रश्न पूछा गया रेलवे विभाग का, स्पेशल रेलवे का, उसमें जो पूछा गया है वो लेके आया हूँ। हालांकि ये जो आप लोगों के बीच आया है ये सेट, ये जो है पूरे वन लाइनर है प्रश्न, और ये आपका रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, फिर बिहार पुलिस, बिहार सरकार दिए हैं बिहार पुलिस, इसका हो गया। इसके अलावा और जो बीपीएससी जो बिहार सरकार स्टेट है उसके लिए हो गया, और विभिन्न प्रकार के आप आईटीआई एग्जाम देते हैं, पॉलिटेक्निक देते हैं, पैरामेडिकल देते हैं, इसके अलावा नवोदय का एग्जाम देते हैं, सभी के दृष्टिकोण से ये जो है प्रश्न आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। तो ये किसी स्पेशल के लिए नहीं है, बशर्ते ये जो ओवरऑल ये प्रश्न आपको दिख रहा है, ये टोटल प्रश्न आपको पिछले सालों जो 2018 में एग्जाम हुआ था रेलवे के विभिन्न भागों में, चाहे आरपीएफ हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, लोको पायलट हो, विभिन्न प्रकार के एग्जामों में ये पूछा गया। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब विषय वस्तु की ओर। आप लोगों को ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करना है और कोशिश करना है कि याद भी करते हुए चले जाएं, और एक कॉपी कलम आप जरूर लेके बैठें, ताकि जो भी आपको आंसर डिस्कशन के रूप में कराया जाएगा आप कॉपी कलम में लिख लें, ताकि उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा आप लोग नेक्स्ट एग्जाम में, यदि आने वाली परीक्षा जो भी होगा उसी के अनुसार, संभावनाएं के अनुसार डिस्कशन करवाया जाएगा और वो आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है पहला कि एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो एनिलिडा ग्रुप जो होता है, इसका आकार पहले इसमें कौन कौन सा आता है, जोंक और केचुआ आता है। कौन कौन आता है, जोंक और केचुआ आता है। तो इसका जो ग्रुप का जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उसका शरीर जो होता है वो लंबा होता है, यानी कि बेलनाकार होता है। कैसा होता है, बेलनाकार होता है, और ये कोमल शरीर के होते हैं। कैसे होते हैं, कोमल शरीर के होते हैं। तो जोंक आप देखे होंगे इस तरह से बरसात के दिनों में गांव में बहुत सारा नदी के किनारे या तो गांव में भी मिट्टी के जहां मिट्टी का ज़्यादा मात्रा हो वहां इस तरह से जोंक बहुत सारा निकलता है। इसके अलावा केचुआ, इसे केचुआ को हम किसान का मित्र भी कहते हैं। अब देखिए आपको प्रश्न अब लिखते जाना है, यहाँ से आपका डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है। केचुआ को हम क्या कहते हैं, तो किसान का मित्र भी कहते हैं, किसान का मित्र भी कहते हैं, किसान का क्या कहते हैं, किसान का मित्र कहते हैं। चलिए हो गया, आगे आते दूसरा प्रश्न में। कहता है ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो ऑर्थोपोडा में आता आपका तिलचट्टा आता है, मच्छर आता है, खटमल आता है और मक्खी आता है। तो ऑर्थोपोडा, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे बड़ी समूह कौन है, ग्रुप कौन है, तो ये आपका ऑर्थोपोडा सबसे बड़ी समूह है। क्या है, सबसे बड़ी समूह है। फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। आपका अगला है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो मोलस्का के अंतर्गत घोंघा और सीपी। आप घोंघा के बारे में जानते होंगे। घोंघा आप गांव समाज में नदी के किनारे देखते होंगे, नदी के किनारे ये पाया जाता है। इसके अलावा समुद्री इलाके में भी ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। सीपी जिसको हम लोग गांव देहात में सितुआ भी कहते हैं, ठीक ना। तो ये सीपी हो गया, ये भी समुद्री इलाके में ही पाया जाता है। तो घोंघा और सीपी, तो ये दोनों किसके अंतर्गत आ जाएगा, मोलस्का के अंतर्गत आ जाएगा। फिर एक बार आपको बोलते हैं कॉपी कलम जरूर लेके बैठिए। आपको यहाँ इस तरह से डिस्कशन करवाया जाएगा कि आपका जो भी एग्जाम आने वाला है, यदि आप इसको इग्नोर कर देते हैं तो समझ जाए कि आपका एग्जाम भी इग्नोर हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करना और लिखते जाना है। और प्रत्येक संडे को आप एक टारगेट बनाइए, प्रत्येक संडे को पूरा एकदम रिवाइज करते रहिए। चलिए नेक्स्ट है, रेलवे भी देने वाला है। 2 लाख वैकेंसी लगभग रेलवे विभाग में फिर आने वाला है, इसलिए आप लोगों को अभी से तैयार हो जाना चाहिए, रेलवे वाला विद्यार्थी खासकर। देखिए अगला है इकाई नोड मेंटा। इकाई नोड मेंटा संघ के अंतर्गत
मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? इकाई नोडमेंटा के अंतर्गत आता है तारा मछली, ब्रिटल स्टार। तारा मछली और ब्रिटल स्टार जो है ये भी समुद्री इलाकों में यानी समुद्र में ये सब पाए जाते हैं, समुद्री इलाकों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न आपका है मनुष्य का पाचप नहीं होगा, यहाँ पाचन होगा। क्या होगा? पाचन होगा। पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो देखिए पाचन क्रिया का प्रारंभ बोला है तो प्रारंभ होता है मुख से। यही देखिए पाचन जो भी हम भोजन को शुरू करते हैं खाने का, तो भोजन शुरू करते हैं खाने के लिए वो मुख से, तो मुख हो जाएगा आंसर आपका। लेकिन यदि कहेगा मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ हुआ वहां से, मनुष्य का पाचन संपूर्ण रूप से कहाँ होता है? तो पूर्ण रूप से पाचन होता है आपका, पूर्ण रूप से पच जाएगा भोजन कहाँ? तो छोटी आंत में। कहाँ पच जाएगा? छोटी आंत में, छोटी आंत में, छोटी आंत में पच जाएगा भोजन। कहेगा जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो जल का अवशोषण होता है आपका, जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। क्या चीज में होता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग को लिखते जाना है जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है, जबकि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में होता है। जबकि वही हम बात करें यदि यहीं आमाशय की बात करें, यानी कि आमाशय जिसको हम लोग पेट कहते हैं, तो पेट में हमें भोजन कितने समय के लिए रहता है? तो पेट में भोजन 4 घंटा के लिए रहता है। इसको थोड़ा सा हम इरेज पहले कर देते हैं, इसको मिटा दिए। अब फिर लिख लेना आप लोगों को कि पेट में भोजन कितने समय के लिए रहता है। प्रश्न लिख लेना आप लोगों को, पेट में भोजन कितने समय के लिए रहता है? तो पेट में भोजन 4 घंटा के लिए भोजन रहता है। चलिए अगला प्रश्न है शिराएं द्वारा रक्त का प्रवाहित होता है, यानी कि शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त या शुद्ध रक्त? तो एक होता है शिरा और एक होता है धमनी, एक होता है शिरा और एक होता है धमनी। तो ये दोनों में बच्चा को एकदम शुद्ध अशुद्ध में गोंग परीक्षा में हो जाता है। अभी आप लोग पढ़ लीजिएगा लेकिन परीक्षा में गोंग आ जाता है, पता नहीं चलता शुद्ध होगा का शुद्ध होगा, शुद्ध होगा का शुद्ध होगा। तो आज हम आप लोगों को एक लॉजिक देते हैं। देखिए तो धमनी है, ये क्या है? धमनी है। तो धमनी को याद रखना है, धमनी को याद रखना, धो से धमनी और धो से धनी आदमी। तो धनी आदमी जो होता है यानी कि अमीर आदमी जो होता है वो अच्छे फल खाते हैं, फल फूल खाते हैं, तो उसका रक्त होता है शुद्ध होता है। तो धमनी से याद रखेंगे धनी आदमी, और धनी आदमी फल फूल खाता है तो उसका रक्त क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। और जब धमनी से हो गया शुद्ध तो शिरा से हो जाएगा अशुद्ध। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और लिखते जाइए। टुकुर टुकुर देखने से कुछ होता नहीं है, मेहनत करना पड़ता है। आज करो कल करो, यदि पढ़ना है तो मेहनत तुमको करना ही पड़ेगा। नौकरी को छीनना है सरकार से बलजबरी तो तुमको मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए भाई अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील यानी कि H2, जल का तो रासायनिक सूत्र होता है H2 होता है। कह रहा है जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। बी और सी ये जल में घुल जाता है। इसी से अब यहाँ जल के जगह कर देगा, तनिष्णा चेंज कर देगा, कहेगा कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? वसा यानी कि फैट में घुलनशील है। तो वसा में आपका जो घुलनशील विटामिन है वो ए है, डी है, के, ए डी ई के 4 विटामिन ए डी ई के, ये चारों विटामिन किसमें घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वसा में घुलनशील, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो जय बोलेगा जल में, तो जल में बी और सी, और जय बोलेगा वसा में तो वसा में ए डी ई के। यदि बोलेगा विटामिन ये जो है विटामिन सी जो है, ये विटामिन सी का सर्वाधिक अच्छा स्रोत कौन है? तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत जो है ये आंवला है। क्या है? आंवला है, आंवला है। आप लोगों को लिख लेना है आंवला। उसके अलावा यदि बी की बात करें तो बी बहुत प्रकार के विटामिन पाया जाता है। B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B4 होता है, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B12 होता है। इस तरह से बी का कई प्रकार के है। उसके बाद यदि ए की बात करें, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत आपका क्या है? तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत आपका गाजर है। क्या है? तो गाजर है, गाजर। उसके बाद विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, जिसके कारण हमारा हड्डी मजबूत होता है। इसलिए सुबह सुबह आप लोग जगिए, हड्डी मजबूत करना है। सुबह सुबह जगिए और सुबह में छत पर चढ़ के शर्ट खोल के सूर्य की ओर अपना शरीर यानी पीठ खड़ा कर दो, ताकि जो है सूर्य की रोशनी आपके पीठ पर जाए तो आपका पूरा हड्डी जो है वो मजबूत हो जाए। ये हो गया। विटामिन ई की यदि बात करें तो विटामिन ई का सर्वोत्तम स्रोत आपका हो जाता है चना। चना खाइए आप, अंकुरित चना खाइए। विटामिन ई के कमी के कारण ही
ये जनन क्षमता में कमी आ जाती है, यानी कि आप यदि विटामिन ई की आप में कमी होता है तो आप में नपुंसकता का गुण बढ़ जाता है, यानी कि आप एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए विटामिन ई को एकदम पूरा करना, खासकर चटवा लड़का लोग को एकदम चना अंकुरित करके खाना चाहिए, जिससे आपका जो है विटामिन ई बरकरार रहेगा और आराम से आप जो है जन्म की प्रक्रिया में भाग लेकर आराम से बच्चे को जन्म दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई मेरे दोस्त मेरे यार एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। MS Physics Point 1 पे आप जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, और जिससे आपको जो है यदि पल पल की जो भी उस पर हम नोटिफिकेशन डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं, फिर आपको पहले वीडियो मिल जाएगा। और दोस्तों को शेयर करना, ऐसा नहीं कि खाली तू ही पढ़, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता सोडियम का कार्य। सोडियम एक तत्व है, आप लोगों को पता है, सोडियम लिख लेना। सोडियम का संकेत होता है Na होता है। सोडियम का संकेत क्या होता है? Na होता है। इसका परमाणु संख्या 11 होता है, परमाणु भार 23 होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो रक्त दाब को नियंत्रित करने में, रक्त दाब यानी कि BP ब्लड प्रेशर जो होता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहायक होता है सोडियम। तो BP चाहे हाई आपका हो जाता है, BP चाहे लो होता है, तो वहाँ सोडियम आपका उपयोगी आ जाता है। इसके अलावा जल का संतुलन बनाए रखने में, यानी कि कितना मात्रा में जल चाहिए, कितना मात्रा में शरीर को जल देंगे तो ठीक रहेगा और कितना मात्रा में नहीं होना चाहिए, तो ये संतुलित करने का काम करता है सोडियम। यानी हमारे शरीर में ऐसे जल की मात्रा कितना होना चाहिए? लिख लेना 65 से 80% हमारे शरीर में जल की परसेंटेज यानी मात्रा होना चाहिए। चलिए भाई मेरे दोस्त आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है पोटासियम का कार्य होता है। पोटासियम का कार्य, नेक्स्ट प्रश्न है आपका पोटासियम का कार्य क्या है? ये हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है, यानी कि हृदय जो धड़कता है ना उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? इसको तो पोटासियम। जैसे कि आप लोग दौड़ते होंगे, जब दौड़ लगाते होंगे तो देखते होंगे आप धड़कन यानी कि कलेजा पे हाथ धर के देखते होंगे तो धुक तेजी से करता है। आराम से हम सुस्ता लें तो धीरे धीरे आराम से 1 मिनट में 72 बार धड़क जाता है, ठीक। तो आप लोगों को ये लिख लेना है। तो यदि बोलेगा कि पोटासियम यानी कि हृदय के धड़कन को नियंत्रित कौन करता है, संचालित कौन करता है, तो ये पोटासियम की यदि हम बात करें तो इसका संकेत होता है K होता है। क्या होता है? K होता है। इसकी परमाणु संख्या की बात करें तो 19 होता है। परमाणु संख्या भी पूछा जाता है, पिछले साल रेलवे में पूछा गया था फेरस की परमाणु संख्या क्या होती है, तो आप लोगों को लिखते जाना है, कम से कम तो आप लोगों को 20 तक याद रखना है। फेरस का 26 होता है, यानी कि लोहा का 26 होता है। चलिए इसका परमाणु संख्या 39 हुआ, परमाणु द्रव्यमान इसका 39 से 39 यानी 39 हो जाता है। परमाणु संख्या 19 और परमाणु द्रव्यमान 39, ठीक ना। ये एटॉमिक नंबर हुआ और ये एटॉमिक वेट हुआ, यानी एटॉमिक भार हुआ, एटॉमिक वेट हुआ। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। डिस्कशन करवा रहे हैं, वन लाइनर भी है लेकिन डिस्कशन करवा रहे हैं। आप लोगों को डिस्कशन से बहुत सारा सीखने को मिलेगा, तो आप लोग ऐसा नहीं है कि वीडियो को एकदम गौर से देखिए, बहुत फायदा होगा। हम ये भी कर सकते हैं कि खाली वीडियो को चला के यानी कि खाली आंसर बताते हुए चल जाएंगे, लेकिन आपको उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो आपको सीखने को नहीं मिलेगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो देखिए ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है, C6H12O6 होता है। ये ग्लूकोज जो है विखंडित करता है, यानी कि ग्लूकोज का जब विखंडन होता है तो 3 कंडीशन में होता है। एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एक ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में। ऑक्सीजन चाहिए लेकिन पूरी नहीं मिलता है। तो देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो पूरी ये हो जाएगा, तो इसमें जो निर्माण करेगा वो CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा मुक्त करेगा, प्लस ऊर्जा,
यहाँ लिख लेना आपको, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज विखंडित होता है तो CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा मुक्त करती है, जिसको ऑक्सीश्वसन भी कहते हैं। तो प्रश्न, ऑक्सीश्वसन किसे कहते हैं? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीश्वसन कहलाता है। उसके बाद दूसरा आया इसको यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इसको हम लोग कहते हैं अनॉक्सीश्वसन भी। तो इसमें ये क्या चीज का निर्माण करता है? ये ईस्ट की उपस्थिति में करता है, जबकि ये जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो देखिए ईस्ट की उपस्थिति में करता है, तो इसमें जो निर्माण होता है इसमें इथेनॉल यानी कि अनॉक्सीश्वसन में इथेनॉल, यहाँ लिख देते हैं इथेनॉल प्लस CO2 का निर्माण करता है। ईस्ट की उपस्थिति में ग्लूकोज जो इथेनॉल प्लस CO2 का निर्माण करता है, जबकि यहाँ अपर्याप्त मात्रा यदि ऑक्सीजन मिलता है, यानी पूरा पूरी नहीं मिलता। ये आप लोग देखते होंगे जब हम कोई काम करते हैं थक जाता है तो शरीर में वो थकान महसूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि कोई काम करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन चाहिए तेजी से, लेकिन ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पुरता है तो शरीर में लैक्टिक अम्ल बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अपर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जब अपर्याप्त मात्रा में रहेगा तो उस समय लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए क्या हो जाएगा आंसर। तथा ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया यानी कि ईस्ट से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो ईस्ट से प्रतिक्रिया करके यानी ईस्ट से इथेनॉल प्लस CO2 बनाता है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण दे दिया है, जबकि ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण इसमें नहीं करता है। इसमें करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथेनॉल का निर्माण। यहाँ जल नहीं होगा, यहाँ इथेनॉल होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है? तो एनिलिडा के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो जोंक और केचुआ आता है, आपको ऊपर बताया गया है। तो इसमें जो उत्सर्जी अंग होता है वो नेफ्रेडिया होता है। क्या होता है? नेफ्रेडिया होता है। नेक्स्ट आते हैं पीएच में। तो मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। इसके अलावा पीएच मान से ही रिलेटेड यदि कहेगा पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसके अलावा पीएच का खोज किसने किया था? तो पीएच का खोज जो है सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया? सोरेनसन ने किया। पीएच का खोज किसने किया? सोरेनसन ने किया। इसके अलावा कहेगा कि पीएच का खोज कब किया? तो सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में किया था पीएच का खोज। 1909 ईस्वी में किया था। कोई दिक्कत है? यानी कि पीएच से रिलेटेड आपको बता दिया गया, आप लिख लीजिएगा। इसके अलावा थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों का पीएच मान क्या क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। यदि आपसे पूछेगा आसुत जल का पीएच मान क्या होगा? आसुत जल का पीएच मान, एक मिनट, हाँ, आसुत जल यानी कि शुद्ध जल का पीएच मान, यानी शुद्ध जल का पीएच मान आपसे पूछा गया, यहाँ हम लिख देते हैं शुद्ध जल। यदि शुद्ध जल पूछा जाएगा, शुद्ध जल, तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो 7 होता है। यदि आपसे पूछेगा रक्त का पीएच मान, तो 7.4 होता है, 7.4। यदि रक्त के जगह आपसे पूछ देगा समुद्री जल पूछेगा, समुद्री जल का, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो 8.4 होता है, आपको लिख लेना है। यदि पूछ देगा आपसे नींबू का पीएच मान क्या होता है, पूछा हुआ प्रश्न है, नींबू का पीएच मान क्या होता है? तो नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4 होता है, 2.2 से 2.4। यदि इसके अलावा आपसे पूछ देता है शराब का पीएच मान, शराब का पीएच मान क्या होता है? तो 2.8 होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि आपसे, आप देखिए ट्विस्ट कैसे करता है, सिरका का पूछ दे, सिरका का पीएच मान क्या होता है? तो सिरका का पीएच मान 3 होता है। ये सिरका वाला ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये अब इधर से पूछने लगा है, तो सिरका वाला आप लोगों को याद कर लेना है। तो इसके अलावा, तो सिरका के अलावा तो सब लगभग याद ही होगा आप लोगों को। नहीं याद है तो आप लोगों को लिख लेना कॉपियों और याद करने की कोशिश करना, क्योंकि इससे टपकेगा परीक्षा में। कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो, SSC हो, बैंकिंग हो, नवोदय हो, इसके अलावा बिहार पुलिस हो, स्टेट हो, BPSC हो, इसके जितना भी एग्जाम जनरल कमीशन के रिलेटेड आता है, ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, सभी में ये प्रश्न पूछा जाता है। और ये तो उसके लिए एकदम टॉनिक का काम करेगा जो खासकर रेलवे का स्टूडेंट है, ठीक ना।
और केंद्र सरकार जो है मोदी जी 24 में देने वाले 23 में ही वैकेंसी देंगे, क्योंकि 24 में चुनाव है, तो 2 लाख प्लस वैकेंसी देने वाले सब विभाग में 2-2.5 लाख एकदम वैकेंसी देने वाले हैं। लोको पायलट का है, टेक्नीशियन का है, आरपीएफ का है, सभी वैकेंसी खाली धरल है। तो आप लोगों को अभी से तैयार हो जाना है। कहता है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो प्यारे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, अभी से ही आप लोगों को तैयार हो जाना है। वक्त निकलते देर समय निकलते कुछ पता नहीं चलता, लेकिन समय गुजर जाता है, इसलिए समय को मत बर्बाद करो। समय को अभी तुम बर्बाद करेगा तो तुमको समय बर्बाद कर देगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला क्या है देखिए, अगला कहता है बहिर्शराबी एवं अंतःस्रावी। यहाँ देखिए बहिर्शराबी तथा अंतःस्रावी जो है दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? तो अग्नाशय में दोनों प्रकार की ग्रंथि पाया जाता है, बहिर्शराबी और अंतःस्रावी। अग्नाशय को इंग्लिश में कहते हैं पैनक्रियाज, और इसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि बहुत बार पूछा गया मिश्रित करके कि मिश्रित ग्रंथि कौन सा है? तो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय होती है, यानी कि पैनक्रियाज होती है। जबकि कहेगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर में कौन सा है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। लिख देते हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि, बड़ी बोलेगा तो यकृत, बड़ी ग्रंथि यकृत। चलिए अगला देखिए, यदि यकृत से रिलेटेड और प्रश्न पूछता है, यकृत का वजन कितना होता है? तो यकृत का वजन होता है 1.5 से 2 केजी, 1.5 से 2 केजी होता है, 1.5 से 2 केजी। कोई दिक्कत? यकृत को हम लोग कहते हैं, दूसरा नाम से भी जानते हैं, लीवर कहते हैं इसी को, इंग्लिश में लीवर कहते हैं, या इसी को जिगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगर कहते हैं ना। कोई मान लो बहुत दिनों के बाद घर लौटता है तो कहता है मेरा जिगर का टुकड़ा आ गया। कोई नहीं कहता यकृत का टुकड़ा आ गया, कोई नहीं कहता लीवर का टुकड़ा आ गया, लेकिन जिगर का टुकड़ा, वाह जिगर का टुकड़ा लौट जाता है तो बड़ी खुशी होता है, ठीक ना। तो आप लोगों को भी कई जिगरों से दोस्ती होगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, कहता है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि यह कहाँ पाया जाता है? तो यह मस्तिष्क में पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है। और इसका वजन जो है बहुत कम, एकदम बहुत कम होता है, लगभग 0.6 ग्राम होता है इसका वजन। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। कहता है स्प्रिंग को आप सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। तो स्प्रिंग जो भी है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि स्पेस हमारे पास आ जाए। चलिए देखिए, अब स्प्रिंग का मामला है कि स्प्रिंग को आप लोग देखते होंगे, यदि अनुभव कीजिएगा तब ना आपको पता चलेगा। यहाँ कोई स्प्रिंग इसमें लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है, और इधर से हम तानते, इधर भी ताना है, इधर भी ताने हैं, दोनों तरह से खींच रहे हैं। और खींचने के बाद जब उसको छोड़ते हैं तो देखिएगा आप लोग पुनः अपनी अवस्था में पहलुका जैसे चल जाता है। लेकिन एकदम करड़ से चोटवा खींच देंगे। जैसे किसी का मुंह चिरना है तो मुंह आराम से चिरते हैं तो आराम से चिरा जाता है, एकदम पूरे चीर दो तो थुथरा जाता है मुंह। उसी प्रकार से स्प्रिंग को हम पूरे चीर देंगे तो वो फिर अपनी अवस्था में नहीं आएगा। लेकिन जहाँ तक अगर कैपेसिटी है वहाँ तक हम चीरेंगे तो फिर यदि छोड़ेंगे तो अपनी अवस्था में आ जाएगा। तो जो लौटता है वो जिस बल के कारण, वो प्रत्यानयन बल के कारण होता है, ठीक ना। चलिए अगला, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो पौधों के लिए अच्छा उर्वरक कंपोस्ट माना जाता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ आ जाता है, जैसे में यूरिया हो गया, जिंक हो गया। जैसे यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। यदि हम यूरिया की बात करें, सूत्र लिख लेना है, पूछा जाता है यूरिया NH2CONH2 होता है यूरिया का रासायनिक सूत्र। चलिए अगला प्रश्न की ओर। कहता है पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम हो गया, आपको पेट्रोलियम में आता है, पेट्रोल आता है, केरोसिन तेल आता है, डीजल आता है, तीनों इसके अंतर्गत कच्चे माल के अंतर्गत आ जाता है। तो ये अवसादी चट्टानों से, इसके अलावा कोयला भी बोलेगा तो अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। अवसादी चट्टान परत दर परत होता है, इस तरह से अवसादी चट्टान बने होते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। जैसे में देखते होंगे आप लोग, ये रोटी के ऊपर रोटी, रोटी के ऊपर रोटी, रोटी के ऊपर रोटी जो रखल रहता है एक के ऊपर एक, उसी तरह से अब ये अवसादी चट्टान का भी निर्माण होता है परत दर परत। इसलिए इसको हम लोग परतदार चट्टान भी कहते हैं। अवसादी चट्टान को क्या कहते हैं? परतदार चट्टान भी कहते हैं, परतदार चट्टान भी कहते हैं। चलिए भाई,
चलिए इसको थोड़ा सा इरेज अप कर देते हैं, आगे फिर बढ़ेंगे हम लोग। और आप लोगों को समय से कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को पढ़ने से मतलब है, नॉलेज इकट्ठा करने से मतलब है, ताकि नौकरी जो है आपका एकदम वर्दी जो इंतजार कर रहा है ना भारत सरकार का और बिहार सरकार का, वो लेके छोड़ना है। चलिए अगला, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाए जाने वाली गैस कौन है? तो गुब्बारों को हीलियम, गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम का संकेत होता है H। ये हल्की गैस होती है, हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस हीलियम ही होती है। ये अक्रिय गैस है। नेक्स्ट है DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो DDT का उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इथेनॉल का अत्यधिक सेवन यदि हम करते हैं तो यकृत यानी कि लीवर हमारा खराब हो जाता है। यानी कि इथेनॉल आप कह सकते हैं जैसे शराब में इथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल रहता है और उसका सूत्र क्या होता है? C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। इसी को कहते हैं इथाइल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल। ये अधिक सेवन करते हैं हम तो हमारा यकृत खराब हो जाएगा, जिससे परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो सभी प्रकार के अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता है यानी कि H2 पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए, अगला है सभी ये आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो आग लगने की संभावना सबसे कम सूती वस्त्र में होता है। किसमें होता है? सूती वस्त्र में होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आ रहा होगा। नेक्स्ट है लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत आपका हरी सब्जी है। तो इसलिए जिसको भी कमजोरी महसूस होता है, जो छोटा ठरे ठरे टगने लगता है, उसको एकदम हरा साग सब्जी खाएगा, क्योंकि रात में मेहनत ज़्यादा करेगा तो दिक्कत है। इसलिए हरा सब्जी साग सब्जी आप लोग खाइए, ताकि आपका जो है लोहा की जो कमी होता है वो आपको पूर्ति होते रहे और कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। शरीर स्वस्थ रहेगा तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा तब तो सब चीज़ें कर देना है, ठीक ना। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। हरा साग सब्जी यानी कि लोहा का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल के साथ मिला के गैसोलीन को बनाया यानी कि गैसोलीन को मिलाते हैं इथाइल अल्कोहल के साथ तो गैसोहॉल का निर्माण होता है। अब देखिए इथाइल अल्कोहल का सूत्र यहाँ लिखा हुआ यही हुआ इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट देखिए क्या है, तत्कालिक ऊर्जा यानी शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज का प्रयोग करता है तत्कालीन एनर्जी के लिए। आप लोग देखते होंगे क्रिकेट खेलते खेलते पसीना बहा और तुरंत उन्हें से इशारा करता है होने से लेकर, उन्हें से कोहली इशारा मारेगा, उन्हें से धोनी सर इशारा मारेंगे, सब इशारा मारता तुरंत एकदम कि अब आएगा पिएगा छक्के मारेगा। अब होता भी कभी कभी छक्का लग भी जाता, तो पानी की बोतल नहीं मांगता, ग्लूकोज मांगता है और तुरंत ग्लूकोज पिया, तुरंत एनर्जी आ गया और तुरंत एनर्जी आया, बस अगला बॉल पर छक्का। खिलाड़ी भी कभी कभी यानी बॉलर भी कभी कभी करता है, जब एक दो विकेट लिया, अब बारी आ गया हैट्रिक का यानी कि 3 को लगातार विकेट लेने का, तुरंत एकदम ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज मंगाएगा ताकि एनर्जी एकदम तुरंत प्राप्त हो जाए और तुरंत ताकि स्पीड में गेंद देंगे। अब जो बैट्समैन है वो उड़िया जाएगा। रे चोटबा इतना आसान है, एकदम बैट्समैन भी देता है, एकदम बैट्समैनों पीता है अच्छा से ग्लूकोज, बस दोनों की एनर्जी मिल जाता है, वो छक्के भेज देता है। कभी कभी ले लेता है विकेट, तो हैट्रिक विकेट तो नाम होता है हैट्रिक, ठीक ना। जिससे विभिन्न प्रकार के खिलाड़ी लेते हैं, कुलदीप यादव हो गए हैं, इसके अलावा हरभजन सिंह, सभी विभिन्न प्रकार के जो हैट्रिक विकेट लिए हैं। जैसे ये 6 बॉल पर 6 छक्का लगाने वाले बल्लेबाज युवराज सिंह थे, जो कि एकदम ग्लूकोज का एकदम प्रभाव दिखा दिए थे, ठीक ना। तो ग्लूकोज को तत्काल एनर्जी लाने के लिए ग्लूकोज हम लोग पीते हैं। तो आप लोगों में भी यदि कोई झगड़ा कर रहे हैं और थक गए तो तुरंत ग्लूकोज मंगाइए, तुरंत पी जाए, फिर पटका एकदम 2 टक्कर ले लीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या है देखिए। हाँ, अगला प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? अब देखिए ओजोन परत एक ओजोन लेयर होता है, जिसका सूत्र क्या होता है आपको लिख लेना चाहिए, O3 होता है। अब यहीं से प्रश्न पूछता है कि ओजोन परत की मोटाई किसके द्वारा मापा जाता है? तो ओजोन परत की मोटाई डॉबसन में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? डॉबसन में।
डॉप्सन में। ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? डॉप्सन में। अब देखिए ओजोन परत मानव जाति के लिए क्यों जरूरी है उसका रक्षा करना? क्योंकि पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आती है वो ओजोन परत हमारा रोक लेता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता था? देखिए वायुमंडल में 5 लेयर है। ये हो गया पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और उधर बाहर। इसमें है क्षोभ मंडल। क्या है? क्षोभ मंडल। फिर आता है समताप मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। और थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं। हाँ, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। ये हुआ मध्य मंडल, मध्य मंडल। और ये हुआ आपका आयन मंडल, आयन मंडल, आयन मंडल, आयन मंडल। अब देखिए ये हुआ बाह्य मंडल, बाह्य मंडल, बाह्य मंडल। अब देखिए बाह्य मंडल हुआ तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ये सभी जो है हमारे पृथ्वी यानी कि हमारे वायुमंडल में 5 लेयर है। तो समताप मंडल के अंदर ही यहाँ मध्य मंडल और समताप मंडल के बीच में पाया जाता है ओजोन परत। तो ओजोन परत जो पाया जाता है इसमें क्या होता है, जब सूर्य की प्रकाश आती है तो ओजोन परत जो है सूर्य की डायरेक्ट आने वाले प्रकाश की किरणें को अपने ऊपर, देखो कितना अच्छा है, ओजोन परत अपने ऊपर पहले ले लेती है और फिर उसकी तीव्रता को कम कर देती है और फिर उसकी तीव्रता को कम करके फिर हमारे पास भेजता है। उतना पर में भी फिर भेजता है। तो गर्मी के दिन में आप लोग देखते होंगे 45-46 डिग्री सेल्सियस होता है तो एसी कूलर तुरंत मंगवाना स्टार्ट हो जाता है, समझ जाइए। और डायरेक्ट यदि आता तो हमारा शरीर क्या होता है, डायरेक्ट छेदे करके घुस जाता चुटपा के जहाँ था, ठीक ना। इसलिए ये हमें बहुत जरूरी है ओजोन परत की रक्षा करना। तो ओजोन परत की रक्षा करना क्यों जरूरी है? तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है ओजोन परत, इसलिए जरूरी है। और पराबैंगनी किरणें यदि शरीर पर पड़ती है तो उससे त्वचा कैंसर होने की संभावना बढ़ जाता है। त्वचा कैंसर होने की संभावना बढ़ जाता है, त्वचा कैंसर होने की संभावना बढ़ जाता है। किसके कारण? ओजोन, ये पराबैंगनी किरणें के कारण। इसलिए आप लोगों को ये समझ लेना और लिख लेना जितना भी चीज बोले हम। क्षोभ मंडल आया, समताप मंडल आया, मध्य मंडल आया और फिर आयन मंडल आया और बाह्य मंडल आया। यदि हम क्षोभ मंडल में यदि कुछ और जानने की कोशिश करते हैं तो क्षोभ मंडल में हेलीकॉप्टर उड़ता है, हेलीकॉप्टर नीचे नीचे उड़ता है तो क्षोभे मंडल में उड़ता है। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये आंधी तूफान किस मंडल में आता है, वर्षा बूंद किस मंडल में आता है। इसके अलावा अब देखिए इसमें हम बोलते हैं समताप मंडल में जो होता है इसमें वायुयान उड़ता है, जहाज जो है, वायुयान जो है किस मंडल में उड़ता है? क्षोभ मंडल में नहीं, ये समताप मंडल में तुरंत उड़ेगा, तुरते चल जाएगा समताप मंडल में। समताप मंडल में वायुयान उड़ता है, वायुयान उड़ता है। इसके अलावा मध्य मंडल होता है, उसके बाद आयन मंडल। आयन मंडल में हम लोग जो बतियाने का काम करते हैं, हेलो क्या हाल है, विभिन्न प्रकार के जो लगल रहता है दिन भर एकदम 5-5 घंटा, पता नहीं चलता है कि पढ़ेगा कि करेगा, ठीक ना। तू जो बतियाने का कभी कभी देखता होगा अंधरिया कमरा में जाके एकदम बतिया रहा और कभी कभी नेटवर्क नहीं पकड़ा, तुरंत एकदम बाहर निकलेगा, एक बगल में देखेगा कोई देख नहीं रहा, उधर जाके बात करना स्टार्ट कर देगा। तो वो आयन मंडल से नेटवर्क आता है। तो आयन मंडल से विभिन्न प्रकार के आयन आते हैं, रेडियो तरंग आते हैं जिसके माध्यम से हम लोग बात कर पाते हैं और टीवी विभिन्न प्रकार के समाचार देख पाते हैं, रेडियो सुन पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला आते हैं, अगला है अंत ज्वार यानी कि टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि का नाम क्या है? तो औषधि जो है इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं पहले। टाइफाइड के लिए क्या होता है? तो क्लोरोमाइसिजिन जो होता है ये टाइफाइड से हमें मुक्ति दिलाने में मदद करता है। क्लोरोमाइसिटिन, माइसिजिन, ठीक ना। तो ये आपको याद कर लेना है। अब देखिए इसमें टाइफाइड कैसे होता है? तो दूषित जल पीने से टाइफाइड होता है। टाइफाइड कैसे होता है? तो दूषित जल से, दूषित जल पीने से टाइफाइड होता है। अब ये किसको प्रभावित करता है? तो आंत को प्रभावित करता है, आंत को। अब बताएं आंत क्या प्रकार के? आंत 2 प्रकार के होता है, बड़ी आंत, छोटी आंत। तो ये आंत को जो प्रभावित करता है वो टाइफाइड प्रभावित करता है। और पटना जो भी स्टूडेंट पटना में रहते हैं, पटना का वरदान है, अधिकतर स्टूडेंट 100% में 90% स्टूडेंट को टाइफाइड शुरुआती में जो बच्चे जाते हैं पानी नहीं मैच करने के कारण वहाँ हो जाते हैं। हम लोग भी पटना में भी रहे हैं तो वहाँ ऐसा होता था, घटना घटता।
तो आप लोगों को लिखते जाना है। टाइफाइड किसके कारण होता है? तो दूषित जल पीने से होता है, दूषित जल पीने से होता है टाइफाइड। टाइफाइड किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत को प्रभावित करता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गर्म हिस्से यानी कि जल रहा है तो ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट, सोने का रूप, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? सोने का शुद्ध रूप 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है, लेकिन हम लोग जो आभूषण खरीदते हैं वो 24 कैरेट का नहीं देता है, वो 22 कैरेट का या तो फिर 22 कैरेट, इसके अलावा 18 कैरेट का देता है। 22 कैरेट या तो 18 कैरेट का देता है, 22 या 18 कैरेट का देता है सोना हम लोग जो आभूषण के रूप में लेते हैं। 2 कैरेट जो है वो इसमें कॉपर का प्रयोग करता है, या इसमें जो जितना बच गया 6 कैरेट ये कॉपर का प्रयोग करके ये देता है, ताकि उसमें और अत्यधिक मात्रा में चमक भी आए और वो सही ढंग से रहे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है शनिवार किसका अयस्क है? हजारों बार प्रश्न पूछा गया। पारा, पारा का अयस्क है, पारा जो है शनिवार का अयस्क है। अब पारा का संकेत क्या होता है? सोना का संकेत क्या होता है? एक मिनट यहाँ भी देख लेते हैं। सोना का संकेत होता है AU, AU। अब देखिए पारा का संकेत क्यों होता है? तो पारा का होता है Hg, पारा का संकेत Hg। Hg की परमाणु संख्या कितना है? तो 80 है। परमाणु संख्या कितना है? तो 80 है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शरीर के ताप का नियंत्रण लाल रक्त कणिकाएं यानी कि RBC के द्वारा भी होता है। RBC के द्वारा, RBC लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल इसको कहते हैं। तो शरीर का टेम्परेचर को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? RBC भी करता है। अब कहेगा शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सा है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। यदि हम ग्रंथि में बात करें तो ग्रंथि में तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है, और इसी के कारण हाइपोथैलेमस से एक ग्रंथि है चुटबा, इसी के कारण जो है लाल पीला ज़्यादा दिखता है। आप लोग देखते होंगे कि साधु महात्मा लोग जो होते हैं, साधु महात्मा वो प्याज लहसुन ये सब नहीं खाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हाइपोथैलेमस में पगलाया तो चटवा के सब जो है दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना, लाल पीला देखना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जो भी पढ़ते हैं आप लोगों से ये निवेदन है कि पटरी जो होता है लहसुन एकदम कच्चा एकदम लहसुन सब्जी में दे के एकदम चोस के खाता है, ठीक ना, लड़का लोग, लड़कियों लोग खाती है लोली, ठीक ना। तो ये नहीं खाना चाहिए ना, तो आपका हाइपोथैलेमस पगलाया तो पढ़िएगा कपार चटवा के जानवी या तानु होते रहेगा, ठीक ना। तो आप लोगों को इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। चलिए अगला कहता है कशेरुक दंड में कितनी हड्डी होती है? 33 हड्डी होती कशेरुक, 33 जोड़ी हड्डी होती कशेरुक दंड में। नेक्स्ट है BCG का पूरा नाम क्या है? तो बैसिलस कैलेमेट अग्यूलिन होता है, बैसिलस कैलेमेटेन ग्यूलिन होता है, ठीक ना। BCG का टीका कहाँ लगाते हैं? टीबी के निदान के लिए, टीबी बीमारी के निदान के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो एथलीट फुट नामक रोग ये होता है कवक के द्वारा, और ये किसमें होता है? ये होता है एथलीट फुट नामक रोग जानवरों में होता है। किसमें होता है? जानवर में होता है, जानवर में यानी गाय भैंस में ये सब होता है बीमारी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आता है अस्थमा यानी कि दम्मा नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो ये भी होता है कवक के द्वारा। नेक्स्ट है फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? फाइलेरिया तो ये कृमि के कारण से होता है, वार्म, ठीक ना। कृमि क्या होता था? आप लोग देखते होंगे कृमि बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि पेड़ पौधा के ऊपर एक छत्तानुमा होता है, वो दिखाना पड़ेगा, उस तरह का कृमि होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी होती है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, जब एक वस्तु का गतिज ऊर्जा दोगुनी होगी तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। यहाँ गतिज ऊर्जा नहीं लिखाएगा। जब एक वस्तु का वेग दोगुनी हो जाती है, वेग यहाँ होगा, वेग, जब एक वस्तु का वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। कैसे होती है? तो देखिए गतिज ऊर्जा बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv²।
हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखिए पहले बेग भी था तो वी हो गया, अब बेग को 2 गुना कर दिए तो सेम रहेगा हाफ एम, अब भी के जगह 2 गुना कर दिए तो 2 वी यानी 2 वी का स्क्वायर तो 4 वी स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि क्या हो गया 4 गुना हो गया, ठीक ना। तो इसलिए 4 गुनी बढ़ जाती है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। सूत्रकणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सूत्रकणिका को ही कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं सूत्रकणिका को। अब माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं पावर हाउस भी कहते हैं, यानी कि ऊर्जा का गृह भी कहते हैं इसको। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्जा का गृह कहते हैं, ऊर्जा का गृह कहते हैं, ऊर्जा का गृह कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, इसको थोड़ा सा पहले मिटा देते हैं। लगभग आपको एक वीडियो में लगभग 300-400 प्रश्न करवाया जाएगा, ठीक ना। तो अस्थिर से धैर्यपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है, उबियाना नहीं है, उबियाएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए सीखना है तो एकदम, नौकरी लेना है तो एकदम सीखो, ठीक ना। अगला कहता है बट वृक्ष। बट वृक्ष आप लोग जानते होंगे, बट पूजा होता है। पादपों में किस वर्ग में आता है? बट वृक्ष जो होता है वो आवृत बीजी में आता है। आवृत बीजी आप लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो ऐसे पेड़ से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, यानी कि पतझड़ के दिनों में वो फूलता है, जब पत्ता गिरने का रहता है तो वो फूलता है और लाल लाल फूल कहता है ना, लाल लाल, क्या बात है, लाल रंग बहुत को पसंद होगा, जैसे पिंक कलर बहुत को पसंद आता है, ठीक ना। उसी तरह से लाल रंग एकदम निकालता है, तो आप लोग देखते होंगे तो उसको क्या कहते हैं? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। जैसे में आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, सिम्बर, गांव में कहते हैं सिम्बर, सिम्बर का पेड़। सिम्बर का पेड़ जो होता है, सिम्बर का पेड़ जो होता है उसमें क्या होता है? पतझड़ के दिन में पत्ता उसका गिर जाता है, लेकिन ओकरा में लाल लाल फूल एकदम बिखेरता है, ठीक ना। तो सिम्बर हो गया। नेक्स्ट, पेंसिलिन किसके द्वारा बनाया जाता है? तो कवक के द्वारा पेंसिलिन बनाया जाता है। पेंसिलिन किसके द्वारा बनाया जाता है? कवक के द्वारा। किससे बनाया जाता है? कवक के द्वारा। अब कहेगा पेंसिलिन का खोज किसने किया? तो पेंसिलिन का खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ने, आप लोगों को लिख लेना है, पेंसिलिन का खोज किसने किया? फ्लेमिंग ने। किसने किया? फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट, लाइकेन को 2 जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है। वो 2 जीवी क्या है? कौन कौन से? शैवाल प्लस कवक। शैवाल और कवक को मिलाने से माना जाता है कि लाइकेन की प्राप्ति होता है। लाइकेन, शैवाल और कवक, शैवाल और कवक को ये दोनों दोस्त माना जाता है, जिससे लाइकेन की प्राप्ति होता है। अब देखिए शैवाल क्या, शैवाल का ही प्रयोग हम कहते हैं ना, शैम्पू जो लगाते हैं हम लोग, शैम्पू जो लगाते हैं वो किसका बना होता है? उसमें शैवाल की भी मात्रा होता है। शैवाल कहते हैं ना, आज लहने वाले शैम्पू से पिया लू टेम्पू से, तो ठीक ना। तो टेम्पू और शैम्पू हुआ ना, तो शैम्पू किससे बनल रहता है? तो शैवाल से बनल रहता है, ठीक ना। उसमें शैवाल की मात्रा रहता है। आप लोग समझ सकते हैं शैवाल ठेठ में समझ सकते हैं। कजली जो बैठता है, कजली, अब कजली किसी का नाम नहीं, वो जो कजली कहते हैं, जो कल के किनारे जो बैठ जाता है, हरा रंग का होता है, छोटे छोटे, वो शैवाल एक प्रकार का है। चलिए नेक्स्ट है, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्पकली से प्राप्त होता है लौंग। लौंग की प्राप्ति किससे होता है? तो पुष्पकली से होता है। नेक्स्ट, अगला है अनशन या उपवास। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर के अर्शकारवर्गीय पूरावर्ती से पाक्षा शर्करा यानी ग्लूकोज या मधुजन यानी ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? तो ग्लूकोन वजनन, ये है, ठीक ना। आगे देखिए कितना एकदम उटपटांग करके पूछा है चटवा परीक्षा में, रेलवे, ठीक ना, एकदम कितना उटपटांग करके पूछा है। देखिए अगला, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है? सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिससे भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल सभी में पाया जाता है, तो न्यूक्लिक अम्ल में फास्फोरस भरपूर मात्रा में रहता है। चलिए अगला क्या है? भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो धान वाला आपका कटक में है। कटक यानी कि कटक कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। तो उड़ीसा के कटक में धान का अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न,
कहता किस वैज्ञानिकों को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए प्रकाश संश्लेषण मेल्विन कैल्विन को मिला था नोबेल पुरस्कार। मेल्विन कैल्विन वैज्ञानिक को मिला था प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार। यदि हम बात करें किस भारतीय वैज्ञानिक को फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो ये आपका सीवी रमन को 1930 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में मिला था नोबेल पुरस्कार। और भौतिकी के किस टॉपिक के लिए? फिजिक्स में मिला था। किस में मिला था? फिजिक्स में मिला था। किस टॉपिक के लिए? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, प्रकाश के प्रकीर्णन टॉपिक का व्याख्या करने के लिए। तो आप लोगों को लिख लेना है, प्रकाश के प्रकीर्णन के व्याख्या करने के उपलक्ष्य में सीवी रमन को 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा भाई मेरे दोस्त मेरे यार। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप लोगों को वीडियो शेयर करना चाहिए अपने दोस्तों में, अपने सखी दोस्त यार जो भी है, भाई बहन भाभी सबको, ठीक ना, ताकि वो देखें और उससे भी बने और उसका भी एग्ज़ाम में रिजल्ट हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। अगला आ जाते हैं आप टॉपिक की ओर। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए। अब अगला क्या है? कहता किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होता है? अभी तुरंत उधर बताएं डिस्कस करके लैक्टिक अम्ल का निर्माण कैसे होगा तो बता दिए हैं। ग्लूकोज का विखंडन जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में होगा तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसीकाणु के द्वारा जो है रोगों के प्रति विरोध हम लोग उत्पन्न करता है हमारा। इसी को कहते हैं लिम्फोसाइट यानी कि WBC यानी कि इसमें पाया जाता है, ठीक है ना, WBC यानी कि इसमें पाया जाता है लिम्फोसाइट। इसका यदि जीवन काल, ये दो तरह के रक्त होता है मुख्य रूप से, एक होता है WBC, एक होता है पहला नंबर RBC, एक होता है RBC और दूसरा होता है WBC। यदि RBC की बात करें जीवन काल का था 20 से 120 दिन इसका होता है जीवन काल। RBC का जीवन काल कितना होता है? यानी कि रेड ब्लड सेल, इसका जीवन काल 20 से 120 दिन, जबकि व्हाइट ब्लड सेल यानी कि WBC का जीवन काल बोले तो 2 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है। यानी कि 2 से 4 दिन में ही ये समाप्त हो जाता है, मर जाता है खुद से, इसलिए नया इसका निर्माण होते रहता है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं कोशिकाओं का जीवन की अवधि कितनी होती है? अभी तुरंत बताएं, 20 से 120 दिन, 120 दिन होता है राइट आंसर। अगला, शीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा ये ले जाया जाता है, यानी कि फेफड़ा के धमनी के द्वारा ये लेके जाता है। नेक्स्ट, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कृत्रिम गुर्दा यानी कि आर्टिफिशियल जो गुर्दा होता है वो अपोहन के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि डायलिसिस के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है कि एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, एक व्यक्ति के आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है किसमें पाया जाता है? तो ये विभिन्न प्रकार के जो रंग होता है ये आंख के परितारिका यानी कि आइरिस पर निर्भर करता है। आइरिस पर कहेगा आंख के रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर आंख का प्रतिबिंब जो रेटिना पर बनता है, मनुष्य की आंखों का प्रतिबिंब रेटिना पर जो बनता है वो कैसा बनता है? तो वास्तविक बनता है। वास्तविक लिख लेना, मनुष्य की आंख पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। चलिए लिख लेना है, बहुत बार पूछा गया है प्रतिबिंब, ये वास्तविक, उल्टा और छोटा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न आपका क्या, जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मा। आप लोग देखते होंगे जब धूलकन जाता है चोटवा आंख को लगड़ देते हैं, पूरे एकदम लगड़ के एकदम लाल लाल कर देते हैं, तो ठीक ना, तो कौन सा रंग लाल हो जाता है, सूजकर गुलाबी रंग का हो जाता है? तो ये नेत्र श्लेष्मा सूजकर गुलाबी रंग का हो जाता है, कंजक्टिवा इंग्लिश में इसको कहते हैं। चलिए आगे, अगला प्रश्न आपका है, बच्चे के दूध पीते समय
स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ये ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन पाया जाता है महिलाओं में, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो यही जो है दूध को निकालने में मदद करता है। तो बच्चे जब दूध पीते, अपने माँ के स्तन से दूध पीते हैं, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन उस समय स्रावित होते हैं, जिसके कारण जो है दूध निकलता है और बच्चे दूध पीते हैं। ये हार्मोन गर्भवती यानी कि बच्चे देने के बाद ही उत्पन्न होते हैं महिलाओं में, यानी कि पहले ये नहीं होता, ठीक ना। तो आप लोग देखते हैं कि पहले दूध नहीं निकलता। अगला, बच्चे के दूध पीते हो गया है। नेक्स्ट, निषेचन सामान्यता कहाँ पाए जाते हैं? एक प्रश्न और इसमें आता है ये कि महिलाओं में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो महिलाओं में एक विशेष प्रकार का हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये एस्ट्रोजन है लिखल। और ये एक और होता है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन किस में पाया जाता है? तो महिलाओं में पाया जाता है। जबकि एक विशेष प्रकार के हार्मोन पुरुष में भी पाया जाता है जो अट्रैक्टिव करता है महिलाओं को। ये अट्रैक्टिव करता है, यानी कि एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जबकि पुरुष को जो अट्रैक्टिव करने का काम करता है वो करता है, पुरुष में जो पाया जाता है हार्मोन वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष में पाया जाता है। नेक्स्ट, अगला है निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो डिम्बाहिनी में यानी फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है संपन्न? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब कहाँ होता है? तो इस तरह से जो होता है ये गर्भाशय ये हुआ, ठीक ना। इस तरह से यहाँ फैलोपियन ट्यूब होता है, निषेचन की क्रिया यहीं होता है, ठीक ना। यहाँ और इधर गर्भाशय होता है, इस तरह से गर्भाशय, और आगे बढ़ के अपना वो जनन अंग का निर्माण होता है। तो यहाँ फैलोपियन ट्यूब जो पाया जाता है महिलाओं में, यहाँ निषेचन की क्रिया होती है। नेक्स्ट, अगला है कृत्रिम वीर्य चेतन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो देखिए द्रव नाइट्रोजन में यानी कि कृत्रिम यानी कि जो वीर्य होता है उसको हम सही ढंग से रख सकते हैं किसमें? तो नाइट्रोजन बेस में उसको रखते हैं, स्पर्म यानी कि वीर्य को रखते हैं, तो वो संचित रहता है सही रूप में। तो वीर्य भी बहुत महंगा, वीर्य भी बिकता है लेकिन बहुत महंगा बिकता है वीर्य। तो ये बहुत महंगा बिकता है, लेकिन वीर्य को बिन काम के खर्च भी नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के युवा तो युवा ही है। अगला कहता है किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रेफ्लेसिया नामक का पुष्प जो होता है सबसे बड़ा होता है, जबकि बुल्फिया नाम का पुष्प सबसे छोटा होता है। ये लगभग जो होता है 40 किलो का फूल होता है, समझ जाइए, लगभग 40 केजी का फूल। तो गांव में जो लड़का उड़का सजा चुमाता है ना, तो जब चुमाता है तेगरा जाके स्पेशल एकदम चुमा दिया, एकदम लड़का को चुमा दिया जाना चाहिए। रेफ्लेसिया 40 किलो चटवा के जो है ओकरा पे बजा देगा, कहेगा स्पेशल गिफ्ट लाए हैं, एकदम धर जाएगा, ठीक ना। तो सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेसिया। नेक्स्ट, औसत फल मुख्य रूप से कौन कौन है? तो नारियल और कटहर औसत फल, नारियल और कटहर। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? कहता है किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलता है? तो कोई भी वृक्ष है उसका आयु का जो पता चलता है उसके बलयों को गिनकर, किसको गिनकर? बलय को गिनकर उसका आयु का पता चलता है। जैसे कि कोई भी वृक्ष है, ये मान लीजिए कोई भी वृक्ष है, तो उसमें आप लोग देखते होंगे बलय जो है जब उसको काटा जाता है, जब उसमें काटा जाता है तो बलय का इस तरह से जो उसमें आकृति आ जाता है। जब वृक्ष के शिला को काटा जाता है, वृक्ष के शिला को काटा जाता है तो बलय ये वाला नहीं गिनना है, ये वाला जो है ना, ये वाला इस तरह का जो दागी होता है, इससे वृक्ष की आयु का पता चलता है कि कितना वर्ष का ये वृक्ष पुराना है, ठीक है ना। तब पता कर लेता है कि 100 वर्षों से ये वृक्ष पुराना है, 100 वर्षों का वृक्ष है, 150 वर्षों का वृक्ष है, तो 10 वर्षों का वृक्ष है, ये बलय को गिनकर पता करता है। नेक्स्ट आपका क्या है?
कहता है जल संवर्धन यानी कि हाइड्रोपोनिक्स, इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो बिना मिट्टी के पादप उगाना, बिना मिट्टी के पानी यानी कि बिना मटिए के पादप उगा दिए यानी कि पौधा उगा दिए, तो उसको कहते हैं जल संवर्धन यानी कि हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है यानी कि बिना पानी के, बिना मिट्टी के पानी, बिना मिट्टी का हम पौधा उगा दिए तो हाइड्रोपोनिक्स कहला गया। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर मेंडल को कहते हैं। मेंडल साहब ने अपने प्रयोग में किसका प्रयोग किया था, तो मटर का प्रयोग किया था। अपना प्रयोग में किसका प्रयोग किया, मटर के पौधा का प्रयोग किया अनुवांशिकी की में। तो ठीक ना, तो किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता यानी कि जनक कहा जाता है, तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है, तो कोई भी बच्चा हो तो उसका लिंग का निर्धारण किससे होता है, तो पिता के गुणसूत्र से होता है। पिता पर निर्भर करता है, महिलाओं माताओं पर निर्भर नहीं करता। क्यों? क्योंकि माताओं में XX होता है, XX, जबकि पिता में XY होता है, पिता में XY होता है। तो थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं हम पहले, उसके बाद समझाने की कोशिश करते हैं। इधर मिटा देंगे, हाँ इधर फिर से हम यहाँ लिखते हैं, 1 मिनट। हाँ देखिए, यहाँ यदि हम फादर ले लें, मदर ले लें और फादर ले लें, मदर और फादर, तो मदर में होता है XX और फादर में होता है XY। तो देखिए ये मदर में जो है, मदर में हो गया XX, ये मदर मेल ने समझ लेना, फीमेल ने समझ लेना, ठीक ना, मेल फीमेल ने समझ लेना, मदर और फादर ने तो मेल फीमेल ही कर देते हैं। 1 मिनट बाद में तुम लोग, 1 मिनट, हाँ मेल ही लेते हैं। ये मान लीजिए मेल है और ये फीमेल है, तो मेल में होता है XY और फीमेल में होता है XX। तब देखिए जब मेल से X जाता है और महिलाओं के X में, महिला में तो X ही है, तो मेल से जब X क्रोमोसोम जाता है और महिलाओं का भी X क्रोमोसोम एक दूसरे में मिल जाता है तो निर्माण हो जाता है XX। तो XX का निर्माण होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि बच्चे का लिंग क्या है, तो लड़की का लिंग है, यानी कि लड़की है, बच्चे लड़की है। लेकिन जय देखिए अब ये फिर X यदि इससे जाके मिल जाता है, ये X से, फिर भी तो ये XX ही हुआ, तो फिर भी किसका निर्माण होगा, बच्चे का जन्म होगा। तो वो बच्चे जो होगा वो लड़की ही होगा, गर्ल ही होगी, गर्ल ही होगी, गर्ल ही होगी। नेक्स्ट देखिए, लेकिन यदि ये Y X से जाके मिलके बनाती है XY, तब किसका निर्माण होगा, तब Y का निर्माण होगा, यानी कि लड़का का निर्माण होगा। चाहे ये Y फिर इस X से जाके अपना यानी कि Y जो है जाके X में महिलाओं में मिलता है, तो बच्चे का लिंग क्या होगा, तो लड़का का यानी कि बॉय का लिंग होगा। समझ गए, उम्मीद करते हैं। तो सिंपल है, XY मिलेगा तो लड़का, XX यानी कि सेम मिलेगा तो लड़की। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना है, 46 गो। इसी को हम लोग कहते हैं 23 जोड़ा। क्या कहते हैं, 23 जोड़ा कहते हैं, 23 जोड़ा गुणसूत्र। नेक्स्ट, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं, मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं, वो क्या है, तो विटामिन B1। विटामिन B1 मक्का में विटामिन B1 पाया जाता है। ठीक। अगला, किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है ऋणात्मक। सदिश का परिमाण ऋणात्मक नहीं होता है, वो धनात्मक होता है। ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, कहता है कपास रेशा और इसके अलावा किससे प्राप्त होता है। कपास रेशा जो किससे प्राप्त होता है, तो बीज से प्राप्त होता है। कपास रेशा जो है किससे प्राप्त होता है, तो बीज से प्राप्त होता है कपास रेशा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसे तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणु द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाती है। क्योंकि वो जो होता है, जो मूत्र यानी कि यूरिया निकलता है, वो जो यूरिया होता है, यूरिया वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। यूरिया ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अमोनिया का निर्माण कर देता है, NH3 का निर्माण कर देता है। तो यूरिया जो होता है उसमें गंध नहीं होता है, लेकिन जब वो मिल जाता है ऑक्सीजन में, खुला आकाश में ऑक्सीजन, विभिन्न प्रकार ऑक्सीजन तो है ही है,
21% वायुमंडल में। ऑक्सीजन से मिला तो अमोनिया, अब यूरिया अब बदल गया अमोनिया में। अमोनिया में गंध होता है, तो गंध होता है तो महकने लगता है। तो आप लोग देखते होंगे कि जहाँ सब व्यक्ति जहाँ पेशाब कर यानी कि टॉयलेट करता है वहाँ जाता है, चटवा नाक में दिल जाता है, पहले ये एकदम गमकता है, भागते हैं। लेकिन एक गोइसन होता है, कोई जो जाके एकदम और दहा देता है एकदम सब बर्दाश्त करके, तो वो पहले ताजा पेशाब कोई करता तो नहीं महकेगा, लेकिन यदि उसमें कुछ समय हो गया तो तुरंत महकना स्टार्ट हो जाता है। और मूत्र का पीएच मान तो उधर बता चुके हैं आपको, 6 होता है मूत्र का पीएच मान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तथा किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? कैटफिश में सल्क नहीं होते हैं। नेक्स्ट, ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती है? तो बताओ, स्विम ब्लैडर के कारण नहीं डूबती, यानी कि उसमें तैरने की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने? तो WM स्टैनले ने किया था। WM स्टैनले ने किया था, विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में अलग किया था। यानी कि विषाणु को अलग किया था कौन? WM स्टैनले ने। स्टैनले ने इसको अलग किया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न अभी तुरंत बताएं। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध करके आनुवांशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मटर के पौधे पर इन्होंने मटर के पौधे को चुना था और इसी पर इन्होंने परीक्षण किया था। अब प्रश्न ये भी आता है, मटरे के पौधा काहे लिया था? आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे मटरे के पौधा काहे लिया, क्योंकि 7 उसमें लेयर होता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, लिटमस किससे मिलता है? तो लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन से प्राप्त क्या होता है? लिटमस होता है। लाइकेन से प्राप्त क्या होता है? लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना की वृक्ष, सिनकोना की छाल से मलेरिया का उपचार किया जाता है। किसकी छाल से? सिनकोना की छाल से। आप लोग उधर सुने होंगे कोरोना काल में कि भारत सरकार ने कोरोना वैक्सीन बना दिया जिसमें सिनकोना का प्रयोग किया गया, और विभिन्न प्रकार के वैक्सीन भी भारत सरकार जो है ये अमेरिका को सप्लाई भी किया था। अमेरिका ऑर्डर भी दे दिया था भारत सरकार को। उस समय डोनाल्ड ट्रम्प के अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? डोनाल्ड ट्रम्प थे। ट्रम्प साहब ने ऑर्डर भी दे दिया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही पता चला कि नहीं, उतना कारगर नहीं है, और जहाँ तक होता है सिनकोना की मात्रा लेने से बाद में जाके परेशानियाँ बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है, इसलिए फिर उसको रोक लगा दिया गया। तो मलेरिया, लेकिन मलेरिया के उपचार में किसका प्रयोग करते हैं? तो मलेरिया वाला में सिनकोना की छाल का ही करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो बिना कुछ वक्त गवाए हुए आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को एकदम दबाइए पूरा, और दूसरे को, दोस्त को में शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़े, तुम भी पढ़ो, आप लोग सब पढ़िए, लेकिन पढ़िए, ठीक ना। अच्छा लग रहा। और ये आपका सेशन चलते रहेगा, ये सेशन आपको चलते रहेगा ऑनलाइनर के रूप में। ये एग्ज़ाम तक चलेगा, रेलवे का हो जब तक नहीं एग्ज़ाम होगा। उसके अलावा बिहार सरकार का जो बिहार पुलिस आया है, ये सब के लिए है, ठीक ना। तो आप लोगों को देखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? अफीम जो होता है सूखे लेक्टस से प्राप्त होता है, सूखे लेक्टस से प्राप्त होता है। तो यहाँ तक हो गया है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका आता है जो वो आता है, और अगला क्लास में हम लोग इसको देखते हैं, नहीं तो फिर आगे देखेंगे। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए आज यहीं तक रहते हैं, आज करवा